Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica, जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन एंड नोटिफिकेशन सो दैट कोई भी नया वीडियो यहाँ अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट. एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, राइट. एंड फ्रेंड्स, लास्ट 2 वीडियो से मैं हैंड रिटन नोट्स डाल रही हूँ, राइट. तो जहाँ से हमने हमारा एंड हुआ था, राइट, वहीं से हम रीस्टार्ट करेंगे. क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम डियर ऑल, लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ होम साइंस. कितना प्यारा लिखा हुआ है ना, हैंड रिटन नोट्स है बिल्कुल. टीजीटी पीजीटी फॉर टीजीटी एंड पीजीटी. क्लियर? चलो, हम यहीं थे. हमारा प्लाज्मा हो गया था, हमारा रुद्राणु, आरबीसी, ठीक है ना. ये हमारा हो गया था जिसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में हमने चर्चाएं की थी. और लाल रक्त कणिकाएँ क्या होती हैं ये भी हमने चर्चा कर ली थी. फिर भी हम ये एक बार रिकॉल कर लेते हैं सो दैट आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा. लाल रक्त कणिकाएँ. लाल रक्त कणिका संपूर्ण रुद्राणुओं का 90% होता है. यह सिर्फ कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है. पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड. ठीक, लाल रक्त कणिकाएँ सिर्फ कशेरुकी प्राणियों में पाए जाते हैं. लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो में होता है. ठीक, कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में. क्लियर? मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है. लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है. इसी हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का कलर रेड होता है. हमारे ब्लड का कलर रेड इसीलिए होता है. क्लियर? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है. क्लियर? चलो, श्वेत रक्त कणिकाएँ, ठीक, डब्ल्यूबीसी जिसे बोलते हैं. ठीक, श्वेत रक्त कणिकाएँ लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा काफ़ी बड़ी होती हैं. इन कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है. पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड. इन कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पूर्णतः अनुपस्थित होता है जिसके कारण ये रंगहीन होते हैं. क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं होता है इसलिए इसका कलर नहीं होता. क्लियर? और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है इसलिए उसका कलर रेड होता है. क्लियर? ऊतकों में पहुंचकर ये ठोस पदार्थों जैसे जीवाणु और मृत कोशिकाओं को निगल कर उन्हें नष्ट कर देती हैं. कितना इम्पोर्टेंट है देखो. ठीक है ना. ये कोशिकाएं शरीर को रोगी होने से बचाती हैं. ये रक्त के कुछ विशेष प्रोटीन को प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज़ में परिवर्तित कर देती हैं. क्लियर? फिर थ्रोम्बोसाइट या रक्त प्लेटलेट्स, ठीक, ये सिर्फ स्तनधारियों में पाई जाती है. पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड. प्लेटलेट्स जो होते हैं सिर्फ स्तनधारियों में पाए जाते हैं. इनका प्रमुख कार्य शरीर के कट पर रक्त के बहाव को रोकना है ताकि शरीर के कट जाने पर रक्त के बहाव को रोकना, ठीक है ना. ऐसा करके वह थक्का बना के यह कार्य जो है ये कैसे करती है? थक्का बनाकर करती हैं. राइट? चलो, अभी ब्लड का हमारा काम क्या होता है? पचे हुए भोजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ऊष्मा का वितरण, रक्त स्पंदन, रक्त का जमना, संक्रमण से सुरक्षा, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन, हार्मोन का परिवहन. क्लियर सरकार? श्वेत रक्त कणिका, अरे ये तो हो चुका है हमारा ना यार. हाँ, हो चुका है. चलो आगे चलो. शरीर के किसी भी भाग पर चोट अथवा घाव लगने पर उसमें रक्त बहना शुरू हो जाता है. 5 से 7 मिनट पर वहाँ रक्त बहना बंद हो जाता है क्योंकि वहाँ रक्त का थक्का बन जाता है जो रक्त को बहने से रोकता है. रक्त के जमने के बाद हल्के पीले रंग की बूंद जमे रक्त पर दिखाई देने लगती है जिसे सीरम कहते हैं. क्लियर? रक्त के जमने की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती है. रक्त के बहते रहने के समय रक्त के प्लाज्मा में मौजूद थ्रोम्बिन रक्त की
फिब्रिनोज प्रोटीन के द्रव से ठोस में बदल देता है। जिस स्थान पर चोट या घाव लगता है वहाँ की कोशिकाएं विम्बाणु टूटकर प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ बनाते हैं, जो प्लाज्मा के उपस्थित लवणों में Ca++ से मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ बनाती है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा में उपस्थित कैल्शियम आयन प्लाज्मा प्रोटीन से मिलकर थ्रोम्बिनेज नामक एंजाइम बनाते हैं। थ्रोम्बिनेज रक्त को जमने में बने अवरोधक हिपेटिन, यह भी रक्त में ही होता है, उसको नष्ट कर देते हैं। साथ ही यह प्रोथ्रोम्बिन नामक निष्क्रिय प्रोटीन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है। थ्रोम्बिन प्लाज्मा में घुलनशील फाइब्रिनोज नामक प्रोटीन को सक्रिय कर फाइब्रिन अणुओं में बदल देता है। फाइब्रिन के अणु मिलकर पतले रेशे बना लेते हैं। इनसे एक घना जाल बनता है जो चोटों को ढक लेता है। इस जाल में रक्त के कण फंस जाते हैं और लाल रक्त थक्का बन जाता है। रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप। रुधिर वर्ग की जानकारी सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में दी, 1902 में। ब्लड ग्रुप्स के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902, राइट, 1902 में दी। क्लियर सरकार? ब्लड ग्रुप्स कितने प्रकार के होते हैं देख लीजिए। आपके मुख्यतः कौन कौन से होते हैं? ए होते हैं, बी होते हैं, ए बी होते हैं और ओ होते हैं। क्लियर? चलो, फिर रुधिर वर्ग ए, इस ग्रुप में एंटीबॉडी, राइट, बी तथा एंटीजन ए होता है। इस वर्ग का व्यक्ति ए तथा ओ वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है तथा ग्रुप ए एवं ए बी को रक्त दे सकता है। क्लियर सरकार? रुधिर वर्ग बी, इस ग्रुप में एंटीबॉडी ए तथा एंटीजन बी होता है। इस वर्ग का व्यक्ति बी तथा ओ ग्रुप वाले से रक्त ले सकता है तथा बी एवं ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। फिर रुधिर वर्ग ए बी, इस ए बी ग्रुप में एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है तथा एंटीजन ए बी उपस्थित होता है। ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी ग्रुप का रुधिर ले सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही ग्रुप, यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट कहते हैं। इस वर्ग के व्यक्ति सिर्फ अपने ही वर्ग ए बी वाले व्यक्ति को ही रक्त दे सकते हैं। रुधिर वर्ग ओ, ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी ए बी उपस्थित होता है परंतु एंटीजन अनुपस्थित होता है। ओ ग्रुप वाले व्यक्ति को सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ग का व्यक्ति किसी भी ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है तथा सिर्फ अपने ही ग्रुप वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। हृदय, हार्ट, यह केंद्रीय पंपिंग अंग है जो पूरे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। मानव का हृदय लाल रक्त का मांसल है। मांसल खोखला एवं तिकोने आकार का होता है जो पसलियों के नीचे फेफड़ों के बीच स्थित होता है। क्लियर सरकार? इसमें जो है बायानिलय और दयानिलय होते हैं, राइट। अब देखो, बाईं तरफ से निचला वाला कक्ष बायानिलय, लेफ्ट वेंट्रिकल, तथा ऊपर वाला कक्ष बायां आलिंद, राइट, लेफ्ट ऑट्रियम कहलाता है। दोनों आलिंद हृदय में प्रवेश करने वाले रुधिर के लिए रिसीवर होते हैं। दोनों आलिंदों में एक साथ सिकुड़ने पर इनमें भरा रुधिर दोनों निलयों में तेजी से धकेल दिया जाता है। बायां आलिंद एवं निलय के बीच एक छिद्र होता है जो एक द्विदलीय कपाट यानी बाइक स्पीड वाल्व के द्वारा सुरक्षित होता है। दायां आलिंद एवं निलय के बीच कपाट त्रिदलीय कपाट यानी ट्रायक स्पीड वाल्व कहलाता है। इन कपाटों वाल्व की बड़ी विशेषता यह होती है कि इनके कारण
रक्त अलिंद में से निलय में ही जा सकता है परंतु लौट नहीं सकता। इसलिए हृदय में एक ही दिशा में रक्त जाता है। राइट, यहाँ देखो रक्त परिसंचरण की कार्य प्रणाली, सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक, हृदय रुधिर परिसंचरण तंत्र का केंद्रीय पंपिंग स्टेशन होता है। हृदय के दाहिनी ओर अर्थात दायां अलिंद संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर को महाशिराओं द्वारा प्राप्त करता है, जिसे त्रिदलीय कपाट के द्वारा दाहिने निलय में भेज दिया जाता है। दाहिना निलय इस अशुद्ध रुधिर को शुद्ध होने के लिए फुसफुसीय महाधमनी पल्मोनरी अरोटा में जो है द्वारा फेफड़ों में भेज देता है। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर दो फुसफुसीय शिराओं द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में आता है, जो द्विदलीय कपाट द्वारा सीधे बाएं निलय में प्रवेश कर जाता है। अब बायां निलय इस शुद्ध रुधिर को शरीर की समस्त धमनियों में पंप करता है। इस प्रकार हृदय से शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा संपूर्ण शरीर में वितरित कर दिया जाता है और वह फिर पंपिंग के द्वारा शरीर से लौटकर पुनः हृदय में पहुंचता है। यही क्रम बार बार दोहराया जाता है। क्लियर, सेम चीज़ें हैं ना, ओहो दोनों पेज एक साथ आ गए। चलो, धमनियाँ हमारी क्या होती है बेटा, हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिकाएं धमनियाँ कहलाती हैं। ठीक, मतलब शरीर के विभिन्न अंगों तक, हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली धमनियाँ ले जाती हैं। राइट, इनसे होकर प्रायः शुद्ध ऑक्सीकृत रुधिर बहता है। क्लियर, शिराएं शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर लाने वाली वाहिनियाँ शिराएं कहलाती हैं। ठीक है, ये देखने में नीले रंग की प्रतीत होती हैं। त्वचा में उपस्थित पीले वर्णक के कारण शिराओं में बहने वाला गाढ़े रंग का लाल पदार्थ रुधिर नीला प्रतीत होता है। क्लियर, नाड़ी तथा धमनी में बहाव, मानव को अपनी नाड़ी पर हाथ रखने के बाद उसमें कुछ धड़कन सी प्रतीत होती है। यह धड़कन मनुष्य की कलाई की धमनी की प्रकुंचन दाब के फलस्वरूप होता है। इसे नाड़ी का नब्ज या स्पंदन या पल्स भी कहते हैं। राइट, इसके धड़कने की गति हृदय की धड़कन की गति की तरह ही होती है। रुधिर कोशिकाओं की दीवारें इतनी पतली होती हैं, इनकी गुहा इतनी सक्रिय होती है कि जब तक रुधिर को दाब के साथ ढेला नहीं जाएगा तब तक रुधिर कोशिकाओं में नहीं पहुंच सकता। ठीक, नहीं पहुंच पाएगा। फलतः सारी कोशिकीय क्रियाएं निष्क्रिय हो जाएंगी। निलयों के प्रकुंचन के फलस्वरूप उच्च दाब को प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। यह दाब उतना ही होता है जितना कि 120 mm पार के स्तंभ के द्वारा होता है। राइट, पार के स्तंभ के द्वारा होता है। इसके विपरीत अनुशिथिलन दाब डायस्टोलिक प्रेशर वह होता है जो निलय के अनुशिथिलन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। यह 80 mm पारे के स्तंभ दाब के जितने स्तंभ दाब के बराबर होता है। क्लियर सरकार, चलो ये हमारा हो गया लसिका। क्लियर, यानी लिम्फ। यह तरल पारदर्शक रंगहीन द्रव्य है जिसमें लसिका कणिकाएं यानी ग्रेनुलोसाइट पाए जाते हैं। कोशिकाओं की दीवारों से विसरण द्वारा छनकर रक्त प्लाज्मा का कुछ भाग ऊतक तथा ऊतक कोशिकाओं के बीच एकत्रित होता है। यही लसिका कहलाता है। इसका परिसंचरण भी रुधिर की तरह बंद वाहिनियों में होता है। इसमें लाल रक्त कणों का अभाव होता है तथा इसका रंग भी लाल नहीं होता, यह हल्के पीले रंग का होता है। इसमें विशेष प्रकार की श्वेत कोशिकाएं होती हैं जिन्हें लिम्फोसाइट कहते हैं। इसमें उपस्थित प्रोटीन की मात्रा रक्त में प्रोटीन की मात्रा से कम होती है। शरीर में लसिका द्रव्य का संवहन विभिन्न अंगों से हृदय में जाता है। राइट,
फिर आपका आ गया श्वसन अंग। एक काम करें, नहीं अभी चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, इट्स ओके। श्वसन अंग, श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सारे अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। मानव शरीर में मुख्य श्वसन अंग हैं नासा गुहाएं, ग्रसनी, श्वास नली, ट्रैकियो, श्वसनी, फेफड़ा, फुसफुस आदि। नासिका गुहा, नोजल कैविटी, राइट। नासिका या नाक का मुख्य कार्य है सूंघना, फिर भी वह श्वसन नाल के द्वार का कार्य करती है। वातावरण से वायु शरीर में नासिका के द्वारा ही प्रविष्ट होती है। नासिका गुहाएं 2 नासिक छिद्रों में विभाजित होती हैं। नासिक छिद्र ठीक उसके भीतर रोम या छोटे छोटे बाल होते हैं। ये वायु में उपस्थित धूल के कण तथा सूक्ष्म जीवों को शरीर के अंदर प्रविष्ट होने से होते हैं। भीतर की गुहा म्यूकस कला, म्यूकस मेम्ब्रेन से स्तरित रहती है। इसे स्रवित म्यूकस में ही धूल के कण या अन्य जीवाणु चिपक जाते हैं, राइट। इसके अलावा म्यूकस के इस स्तर से शरीर में प्रविष्ट जाते होने वाली वायु भी नम हो जाती है। इस म्यूकस कला में रुधिर कोशिकाओं का एक लाल सा जाल सा बिछा होता है जो बाहरी वायु को शरीर के ताप के अनुसार बना देता है। यहीं पर घ्राण तंत्रिका भी होती है जो तीखी एवं दुर्गंध युक्त वायु को अंदर न लेने की सूचना अंगों को देती है। मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए क्योंकि मुंह में बाल रोम नहीं होते हैं, राइट, जिससे जीवाणु अंदर जा सकते हैं। घ्राण तंत्रिका का भी अभाव होता है, फलतः दूषित वायु अंदर चली आती है। ग्रसनी यानी फेरिंक्स नासा गुहा के पास वायुकंठ या ग्रसनी से भी संबंधित रहती है। ग्रसनी यहाँ पर 5 अंगों से संबंधित होती है: मुंह, नाक, कान, पेट, फुसफुस। भोजन को निगलते समय श्वास मार्ग बंद हो जाता है, बाकी श्वसन मार्ग हर समय खुला रहता है। क्लियर। फिर जो भोजन को श्वसनी में पहुंचने से रोकते हैं, भोजन के बोलते समय लैरिकस में स्थित स्वर रज्जुओं में कंपन होता है जिसके फलस्वरूप ध्वनि उत्पन्न होती है। श्वास नली, राइट, जिसे ट्रैकिया बोलते हैं। स्वर यंत्र के बाद वायु मार्ग को श्वास नली या कंडनाल कहते हैं। यह 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। यह वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। यह एक उल्टे वृक्ष की भांति लटकी रहती है। यहाँ श्वास नली 2 भागों में विभक्त हो जाती है। दोनों भागों को प्राथमिक ब्रांकियोल कहा जाता है। दाईं ब्रांकियोल 3 शाखाओं में बंटकर दाएं फेफड़े में प्रवेश करती है, जबकि बाईं ब्रांकियोल 2 शाखाओं में बंटकर बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। फेफड़े के दोनों भागों में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है, अर्थात O2 रुधिर में चला जाता है और CO2 बाहर निकल जाता है, यानी ऑक्सीजन अंदर चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है, राइट। फेफड़ा यानी लंग, यह श्वसन तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है। वक्ष गुहा यानी थैरेसिक कैविटी में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, राइट, जो देखने में शंकु के आकार के स्पंजी और लाल रंग के होते हैं। फेफड़े का आकार डायफ्राम पर टिका होता है। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड, क्वेश्चन इसमें बना हुआ है। फेफड़ा किस पर टिका होता है? डायफ्राम पर, राइट। और शीर्ष ग्रीवा के आधार तक फैला होता है। फेफड़ा पीछे में रज्जु तक रहता है। प्रत्येक फेफड़ा गहरी दरारों के द्वारा खंडों में विभक्त होता है। दायां फेफड़ा बड़ा एवं 3 खंडों में तथा बायां फेफड़ा छोटा 2 खंडों में विभक्त होता है।
फेफड़ा एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है जिसे प्लूरल कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरल झिल्ली कहते हैं। इन दोनों के बीच एक विशेष प्रकार का तरल पाया जाता है। यह झिल्ली फेफड़े होते हैं, राइट। बचपन में फेफड़े का रंग हल्का गुलाबी, वृद्धावस्था में इसका रंग मटमैला हो जाता है। रक्त का CO2 आपस में आदान मतलब ऑक्सीजन और CO2 का आपस में आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन CO2 के इस आदान प्रदान को बाह्य श्वसन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, राइट। यहाँ निश्वसन या उच्छ्वास एक्सपिरेशन के जरिए CO2 मुक्त हवा फेफड़े से बाहर निकाल दी जाती है। रक्त में ऑक्सीजन और RBC के हीमोग्लोबिन जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं और इस रूप में रक्त परिवहन के जरिए ऑक्सीजन विभिन्न अंगों, ठीक, एवं ऊतकों में जाती है, जहां ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से O2 यानी ऑक्सीजन मुक्त होकर कोशिकाओं में चली जाती है और कोशिकाओं से CO2 निकलकर रक्त में चली आती है। रक्त के O2 और कोशिकाओं के CO2 के आदान प्रदान के आंतरिक श्वसन यानी इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं इसको। सांस लेने या अंतः श्वसन इंस्पिरेशन और निश्वसन या सांस लेने या अंतः श्वसन इंस्पिरेशन और निश्वसन यानी सांस छोड़ने, ठीक, एक्सप्रेशन को मिलाकर श्वसन विधि यानी ब्रीदिंग उसे कहते हैं, राइट। यह एक यांत्रिक क्रिया है जो सिर्फ उच्च श्रेणी के तंतुओं में पाई जाती है। ज़्यादा हिंदी हो गया ना पर नोट्स मतलब इसी लैंग्वेज में है तो अब इसमें ज़बरदस्ती इंग्लिश नहीं बोलना ना, राइट। जब इंग्लिश में पढ़ाओ तो इंग्लिश का ध्यान दो और हिंदी में है तो हिंदी। फेफड़े एवं ऊतकों में गैसों का विनिमय आदान प्रदान एक्सचेंज फेफड़ों के अंदर होता है। श्वास के फलस्वरूप वायु विभिन्न श्वसन अंगों से होती हुई फेफड़ों के वायु कोष्ठकों में पहुंचती है। फेफड़े के वायु कोष्ठकों के चारों ओर रुधिर कोशिकाओं का घना जाल बिछा रहता है। इस समय वायु की ऑक्सीजन महीन शिरा कोशिकाओं की दीवार से होकर रुधिर में पहुंच जाती है। बदले में रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं की दीवार से बाहर निकलकर बाहर जाने वाली वायु में मिल जाती है। यह गैसीय विनिमय विसरण प्रवणता के आधार पर साधारण विसरण द्वारा होता है। ज़्यादा हिंदी हो गया, क्लिष्ट तो ठीक है, ज़रूरी है। दाब, इसका दाब जो है 37 mm Hg होता है, राइट। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का दाब कोशिका में 40 mm Hg होता है, जबकि शिरा कोशिका में 46 mm Hg होता है। फलतः कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण शिरा कोशिका से कोशिका की ओर होता है। अतः इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। फेफड़े के समान ही गैसीय विनिमय ऊतकों में भी होता है। ऊतकों में सक्रिय उपापचय के फलस्वरूप कोशिकीय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक तथा ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से रुधिर में विसरित होती है। ऑक्सीजन की मात्रा रुधिर में अधिक होती है। फलतः यह रुधिर में ऊतक की ओर कोशिकाओं में विसरित होती है। ऑक्सीजन मानव शरीर में ऑक्सीजन के अभिगमन का क्रमशः फेफड़े, रुधिर तथा ऊतक द्वारा होता है। इस प्रकार मानव शरीर में गैसों का विनिमय आदान प्रदान भौतिक विसरण के सिद्धांत के अनुसार होता है, राइट। बेटा हमारा पाचन तंत्र आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो ये पेज में है, ये पेज कंप्लीट करने के बाद थोड़ा वीडियो स्टॉप करते हैं, डाइजेशन सिस्टम से नया वीडियो स्टार्ट करेंगे, राइट। नहीं बहुत लंबा हो जाएगा, फिर मुश्किल करता है।
मानव शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन नितांत आवश्यक है। भोजन से अनेक प्रकार के पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, विभिन्न प्रकार के विटामिन्स आदि लेते हैं, राइट। इन पोषक तत्वों द्वारा शरीर के विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत, शरीर के भीतर चलने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा मिलती रहती है। सभी उन्नत श्रेणियों के जंतुओं में पाचन क्रिया के लिए पाचन अंग या पाचन क्रिया के लिए पाचन अंग तथा पाचन तंत्र पाया जाता है। आमतौर पर इनमें भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख होता है। सरकार, अभी हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, राइट। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल। अर्चना इकोनॉमिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो डियर ऑल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। लव यू ऑल गाइज।